Hello students, again I'm back with a new video, and in this video I'll explain 4th chapter of First Flight written by Anne Frank. Students, I want to tell you that today's chapter is completely different from all other chapters because this is a real story, or you can say it's an autobiography. First, I want to tell you about its characters. The girl Anne Frank herself, her father, her mother, and her 16 years old sister. As usual, before starting the whole explanation, let's read its introduction first. Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945 was a German. Anneliese Marie Anne Frank एक जर्मन लड़की थी जो 12 जून 1929 को पैदा हुई थी एंड वॉज डाइड ऑन फरवरी और मार्च 1945, जिसकी मृत्यु हो गई थी फरवरी या फिर मार्च 1945 में. बोर्न जूइश गर्ल, वो जन्म से ही एक जूइश गर्ल थी, एक रिलीजन का नाम है. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, जिसने उस समय लिखा था जब वो अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2, जब दूसरे वर्ल्ड वॉर में या दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अपना ऑक्यूपेशन जमा लिया था, अपना अस्तित्व, अपना अधिकार जमा लिया था. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. उसका पूरा परिवार एम्स्टर्डम में चला गया था आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब नाजीज ने जर्मनी पर पावर हासिल कर ली थी, अपनी सत्ता हासिल कर ली थी. बट वर ट्रैप्ड, लेकिन पूरी फैमिली, जो वो जूइश फैमिली थी, वो पकड़े गए या उन्हें ढूंढ निकाला गया व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड, जब नाजीज का अधिकार जो था वो नीदरलैंड तक बढ़ गया था. As persecution against the Jewish population increased, persecution means oppression, अत्याचार. So line is as persecution increased, जब अत्याचार बढ़ने लगे against the Jewish population, Jewish आबादी के खिलाफ, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. एन फ्रैंक के फादर का नाम है ओटो फ्रैंक. कि जब अत्याचार जो थे जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो उनकी पूरी फैमिली जुलाई 1942 में उनके फादर ओटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में छुपने के लिए चले गए या वो वहाँ पर छुप गए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, जो पूरा ग्रुप था जूइश फैमिली का, उन्हें चीट किया गया, धोखा दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम, और उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में. Concentration camp is a prison where prisoners of war are kept, usually under very harsh situation. तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस, जहां एन फ्रैंक की टाइफस की वजह से मौत हो गई. टाइफस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक इन्फेक्शन वाला डिसीज है, उसकी वजह से एन फ्रैंक की डेथ हो गई इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, बर्गन बेल्सन में, जहां वो अपनी सिस्टर के साथ रहा करती थी, मार्गेट फ्रैंक. उसकी सिस्टर का नाम था मार्गेट फ्रैंक. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके फादर ओटो फ्रैंक सिर्फ अकेले ऐसे आदमी थे जो वो उन ग्रुप में से सिर्फ अकेले वही बचे थे. रिटर्न्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये युद्ध खत्म हो गया तो वो एम्स्टर्डम वापस आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने पाया, रिटर्न वापस आने के बाद उन्होंने पाया कि एक डायरी जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई डायरी थी वो बची हुई थी. कन्विंस्ड, उन्होंने ऐसा माना दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि ये रिकॉर्ड जो है एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई ये जो डायरी है ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, अनोखा रिकॉर्ड है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो उन्होंने उस डायरी को, उस रिकॉर्ड को इंग्लिश में पब्लिश करवाया, छपवाया अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उस डायरी का नाम उस रिकॉर्ड का जो उसका एन फ्रैंक का था उसका नाम लिखा
द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। डायरी जो थी जिसमें एन फ्रैंक लिखा करती थी वो उसे उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ। क्रॉनिकल्स मीन्स रिकॉर्ड, कंटेन्स इतिहास। और उस डायरी के अंदर रिकॉर्ड था उसकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए थे या उसकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब कुछ उसने डायरी में लिखा हुआ था। फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री। 12 जून 1942 से उसने लिखना शुरू किया था और अपनी लास्ट एंट्री तक, अपने लास्ट लेख जो कि उसने लिखा था 1 अगस्त 1944 को। It was eventually translated from its original Dutch into many languages. डायरी जो थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में इसे कई अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. डायरी पे आधारित, डायरी पर बेस्ड कई प्रकार की फिल्म, नाटक और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस जो थे वो भी बने थे एंड इवन एन ओपरा, यहाँ तक कि एक प्ले भी बना था। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल मीन्स सूझबूझ, डीप अंडरस्टैंडिंग, कि एक मैच्योर और डीप अंडरस्टैंडिंग वाले दिमाग के काम के रूप में इसे डिस्क्राइब किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। वो डायरी जो थी वो बताती थी जूइश फैमिली के डेली लाइफ को, उन्होंने कैसे वहाँ पे ज़िंदगी बिताई थी नाजीज ऑक्यूपेशन के अंडर। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust means situation of destruction. तो जो Holocaust था, जो situation of destruction थी, उसकी सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा जानी मानी और सबसे ज़्यादा डिस्कस, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती थी, एन फ्रैंक इस ऐसी विक्टिम बन गई। So let's read the whole explanation. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. As I said you earlier, it's an autobiography. तो एन फ्रैंक कहती हैं कि डायरी में लिखना मुझ जैसे पर्सन के लिए बिल्कुल एक अनोखा एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ना सिर्फ इसलिए कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl. Musing means thoughts. बल्कि इसलिए भी एन फ्रैंक कहती हैं कि ऐसा नहीं, ये अनोखा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं था कि मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बाद में ना तो मैं, नीदर आई, ना तो मैं और ना ही कोई और, ये मेरे जो विचार हैं, मेरी जो थॉट्स हैं, 13 इयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल के जो थॉट्स हैं, उनको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, कि इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आई फील राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं लिखने के लिए विलिंग हूँ, लिखने की इच्छुक हूँ और मुझे इससे भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दिल में जितनी भी बातें हैं मैं उन सबको बाहर निकालना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed, कि कागजों में लोगों से भी ज़्यादा पेशेंस, सब्र होता है। ये जो कहावत है, ये जो सेइंग है, ये मैंने तब सोची, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में सोची, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, जब मैं कुछ उदास रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी, एंड वो सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, कि अपने हाथों पर अपनी ठोड़ी को रखकर जब मैं एक दिन अपने घर पर बैठी हुई थी, तब मैंने इस बात को सोचा कि लोगों से ज़्यादा कागजों के अंदर पेशेंस होती है। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, लिस्टलेस मीन्स एफर्टलेस, एफर्टलेस बिल्कुल पावर नहीं थी मुझ में। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और इस बात पर हैरान हो रही थी कि मुझे घर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, फाइनली मैं वहीं रही जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, टू वरी मतलब चिंतित हालत में
येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। पेपर्स में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी। और मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, या मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि बाद में इस स्टिफ बैग नोटबुक को, मतलब सख्त जिल्द वाली नोटबुक को, कॉपी को कोई पढ़े, जिसे कि ज़्यादातर या ग्रैंडली रेफर्ड, बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं एक डायरी के तौर पर जानते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। और तब तक तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इसे पढ़े जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। और अगर कोई मेरी डायरी को नहीं पढ़ता है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. Prompted means inspired me. अब मैं उस नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब मैं उस महत्वपूर्ण, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आती हूँ जिसने कि मुझे डायरी को लिखने के लिए, डायरी को अपने पास रखने के लिए इंस्पायर किया था। और वो ये था दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई दोस्त नहीं था जिससे मैं बातें शेयर करूँ। इसलिए मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी और अपनी जो बातें थी वो डायरी से शेयर की। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कि मेरी डायरी लिखने की वजह यह भी थी कि इस बात को कोई भी नहीं मानेगा, इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरीके से इस दुनिया में अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और एक्चुअली मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, कि मेरे माता पिता थे, एक 16 साल की बहन थी और 30 लोग ऐसे थे जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कहकर बुला सकती थी। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है, लविंग आंट्स, मेरी आंट्स हैं, चाचियाँ हैं, एंड अ गुड होम, और मेरा एक बहुत अच्छा घर है। नाउ ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। सामने से या बाहरी तौर पर देखें तो ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे सच्चे दोस्त को छोड़कर। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ उनके साथ एक अच्छा समय बिताने के बारे में ही सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं सोचती कि ऑर्डिनरी, जो डेली रूटीन की बातें हैं, जो साधारण बातें हैं, उनके अलावा मैं नहीं सोचती कि मैं उनके साथ कुछ और बातें शेयर कर सकूं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हम एक दूसरे के पास आने की कोशिश भी नहीं करते, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यही वजह है, यही कारण है कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम आपस में जो हमारी थॉट्स हैं वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते। इन एनी केस, वजह जो भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो यही हैं कि मेरा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, ये चेंज होने वाली भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही वजह है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन में जो मैं सोचती हूँ कि मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा एक सच्चा दोस्त मुझे मिलेगा, उसकी जो मैंने पिक्चर बना रखी है अपने माइंड में। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं उन्हीं बातों को इस डायरी में नहीं लिखना चाहूँगी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकतर लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी ही मेरी फ्रेंड बन जाए, मेरी दोस्त बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपने इस फ्रेंड को, अपनी डायरी को एक नाम दूंगी और वो नाम है Kiki. So students, this is all for part 1. In the next video, we will read its part 2. Hope you understood it well. Thank you for watching. Bye bye. Take care.